नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। अपना उत्तर प्रदेश में रुक कर लेते खबरों का। गोरखनाथ मंदिर पर हमले का आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी को सोमवार को लखनऊ में एटीएस कोर्ट में पेशी हुई, जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को एटीएस की 7 दिन की कस्टडी रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी से यूएपीए के आरोपी के तहत अब एटीएस पूछताछ करेगी और मुकदमा लखनऊ की स्पेशल एनआईए एटीएस कोर्ट में चलेगा। गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के आरोपी मुर्तजा अहमद अब्बासी का केस स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी सप्ताह उसे लखनऊ सेंट्रल जेल में शिफ्ट करने की संभावना है। तो मुर्तजा अब्बासी की एटीएस कोर्ट में पेशी हुई है, जहां कोर्ट ने 7 दिन के रिमांड पर भेजा है। तो वही गोरखनाथ मंदिर हमले का आरोपी है मुर्तजा अब्बासी। यूएपीए की धारा बढ़ाने के बाद से एटीएस उत्तर प्रदेश ने मुर्तजा को यहाँ लखनऊ लाया है तथा यहाँ की कोर्ट में पेश किया, जो कि हमारे एटीएस की कोर्ट है, और 26 तारीख से 7 दिन की अतिरिक्त पुलिस रिमांड स्वीकृत कराई है, जिस दौरान हमारे और भी जो चीजें छूट गई थी विवेचना के दौरान, एविडेंस इत्यादि इकट्ठा होनी थी, उनको हम और एविडेंस एकत्रित करेंगे तथा एविडेंस को एक दूसरे से जोड़ेंगे, जिससे कि हम कोर्ट में काफी पुख्ता केस और सभी एविडेंसेस को प्रोड्यूस कर पाएं और एक अच्छा कन्विक्शन हम सिक्योर कर पाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर आहूत टीम 9 के साथ कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा बैठक की। वहीं उन्होंने प्रदेश में कोविड-19 से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को पूरी तरह से दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार इस बार कोरोना वायरस कमजोर है, इसका संक्रमण तीव्र नहीं है। वायरस का ये वेरिएंट सामान्य वायरल की तरह ही है। कोविड टीका लगवा चुके लोगों के लिए खतरे की संभावना कम है। तो लखनऊ में कोरोना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक की और व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। साथ ही साथ फेस मास्क को ही अनिवार्यता बताया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि लोगों को दोबारा परेशानी ना हो। जनता दर्शन में लगभग 3 दर्जन से अधिक जिलों से आए कई लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। वहीं कई उप मुख्यमंत्री कई संगठनों के प्रतिनिधि मंडल से भी मिले। साथ ही अवैध कब्जा आदि मामले में संबंधित जिलाधिकारियों और संबंधित उच्च अधिकारियों को कमेटी बनाकर कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए। तो लखनऊ में डिप्टी सीएम ने जनता दरबार लगाया, जहां पर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि शिकायतों का जल्द समाधान करें। साथ ही साथ अवैध कब्जों पर भी जांच करने के निर्देश दिए। लखनऊ में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पुत्र योगेश मौर्य के साथ सिराथू विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट और लूट के मामले में 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद एसपी ऑफिस पहुंचकर मुकदमा वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। वही मामले में थाना अध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि योगेश मौर्य की तहरीर पर 23 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज किया है और मामले की विवेचना की जा रही है। तो लखनऊ में 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिसके बाद योगेश मौर्य ने अब मुकदमा वापस लिया है। यह एक चुनाव के समय भैया घटना घटी थी। नारा में जा रहे थे हम लोग, उदीन के पास कुछ जो सपा के कार्यकर्ता थे गाड़ी वाड़ी रोक कर तोड़फोड़ किए थे, अभद्र जो है टिप्पणी भी किए थे। और जब से चुनाव में सिराथू से हार हुई, मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे ट्विटर पर दिन रात समझ लीजिए इतना व्यक्तिगत टिप्पणी प्रहार हो रहा है। मेरे पिताजी को इतनी अभद्र वो लोग गालियां देते हैं। मैं बहुत दुखी होकर के ये एप्लीकेशन दिया। दिनांक 23/4/22 को एक मुकदमा योगेश मौर्य की तहरीर पे थाना मोहब्बतपुर पेंसा में लिखा गया था,
जिस संबंध में आज उन्होंने एक और एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने नौजवान साथियों और लोगों के भविष्य का ख्याल रखते हुए ये कहा है कि हम कुछ लोगों के ट्रोल करने के कारण थोड़ा व्यथित हो गए थे और इस कारण मैंने ये मुकदमा लिखा दिया था। मैं अपने साथियों का, अपने नौजवानों का भविष्य देखते हुए मुकदमा ख़त्म कराना चाहता हूँ। इस पर मैं देख रहा हूँ कि जो विधिक उचित कार्रवाई होगी। मीडिया पे काफी जो है वो इस तरह से बहुत ट्रोल कर रहे हैं, तो इतना उल्टा सीधा। कुशीनगर में सांसद विजय कुमार दुबे ने जनता की समस्याओं को सुनकर उसकी तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई केंद्र पर जो भी मामले आ रहे हैं उसको प्राथमिकता के तौर पर तत्काल निस्तारण करने का कार्य अधिकारी करे। पुलिस विभाग, राजस्व, बिजली, स्वास्थ्य विभाग समेत लगभग सैकड़ों मामले आए जिसका उन्होंने तुरंत समाधान किया। साथ ही कहा कि कोरोना काल और चुनाव की वजह से जन सुनवाई कार्यक्रम नहीं हो रहा था, लेकिन अब लोकसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर जन सुनवाई कार्यक्रम कर लोगों की समस्याओं को सुनकर समाधान किया जाएगा। तो बेचैन का वाला तो पकड़ के नहीं बैठावल वाला जो आके ये कलेक्ट्रेट पर मारे फिरते हैं, इनकी बात अधिकारी नहीं ध्यान से गंभीरता से। इसीलिए सांसद जन सुनवाई केंद्र यहाँ पर सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसका उपयोग कभी हुआ नहीं। मैंने सांसद होने के बाद ही इसे तय किया, लेकिन 1.5 साल से ऊपर कोरोना के चलते हम लोग शुरू नहीं कर। ये पटौना ही तहसील का है, ले आए लोग दस्तावेज। तो आपको बता दें कुशीनगर में का एक पूरा मामला है जहां पर सांसद ने जनता की समस्याएं सुनी और साथ ही साथ उनको निपटाने का भी आदेश दिया है। तो प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा शोध मंत्री ए.के. शर्मा शक्ति भवन में पूर्वांचल डिस्कॉम की विद्युत व्यवस्था की वास्तविकता जानने और इसे बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों के साथ सोमवार को वर्चुअल समीक्षा की। इस कड़ी में मंत्री ए.के. शर्मा प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सख्त नजर आए। कहा कि विद्युत व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अधिकारियों की लाचार कार्यशैली और कार्य के प्रति लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं, जनप्रतिनिधियों की शिकायतों के साथ ही शासन और सरकार के निर्देशों को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ऊर्जा मंत्री ने वर्चुअल समीक्षा की, जहां पर वो काफी सख्त भी नजर आए और साथ ही साथ उन्होंने जनप्रतिनिधियों और जनता की समस्याओं का निवारण करने के भी आदेश दिए और कई अधिकारियों के इस दौरान ट्रांसफर भी किए गए। तो आपको बता दें कि जहां पर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने वर्चुअली समीक्षा बैठक की। तो आपको बता दें कि इस दौरान कई अधिकारियों के ट्रांसफर भी किए गए और इस बैठक के दौरान वो काफी सख्त भी नजर आए। 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस का काउंटडाउन कार्यक्रम का अयोध्या में भी शुरू हो गया है। दिल्ली में इसकी शुरुआत संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की, तो वहीं अयोध्या में प्रधान डाकघर में आयोजित बीजेपी सांसद लल्लू सिंह के साथ संचार और डाक विभाग के कर्मियों ने योग दिवस का काउंटडाउन का कार्यक्रम शुरू कर योग दिवस की शुरुआत की। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के कार्यक्रम का लोगों ने लाइव प्रसारण देखा और योग भी किया। दरअसल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है, जिसका काउंटडाउन प्रोग्राम सोमवार से पूरे देश में शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि काउंटडाउन कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह ने भी शुभारंभ प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश में दूरसंचार और डाकतार विभाग के जो सहयोगी हैं वह इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। माननीय मंत्री जी जो वैष्णव जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की। पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति को योगा दिवस के रूप में मान्यता दिलाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और इस योगा के कारण आज पूरे दुनिया में भारत की संस्कृति की पहचान बढ़ी है।
कुशीनगर जनपद के पटौना ब्लॉक सभागार में बीजेपी ने माइक्रो डोनेशन अभियान का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पटौना ब्लॉक प्रमुख आशुतोष सिंह बगुड़ा ने की। वहीं माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने कहा कि बीजेपी का उद्देश्य है कि इस सूक्ष्म समर्पण राशि के तहत हर उस व्यक्ति के पास पहुंच सके जो बीजेपी के लिए समर्पित है। खबर सीतापुर से है, जहां सपा विधायक आजम खान के खेमे ने बगावती सुर अपना लिए हैं। आपको बता दें कि प्रसपा मुखिया की आजम से मुलाकात के बाद अन्य दलों के नेताओं का सीतापुर जेल पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आजम खान से मिलने पहुंचे। आजम खान से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, सिर्फ उनका हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। आजम खान के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं मिल के आता हूँ। मिलने जेल के अंदर आजम खान से मुलाकात करने जा रहे हैं। मुलाकात करके जब लौटेंगे तब बात करेंगे। राजकुमार दीक्षित, जी मीडिया, सीतापुर। प्रमोद जी सर, आजम खान से मिलने के लिए मैं कोई रणनीति बनाने नहीं आया था, उनके हालचाल जानने आया था, उनकी सेहत की जानकारी लेने आया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके खिलाफ जुल्म हुआ है। आजम खान के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती हुई हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी एक साधु हैं, एक योगी हैं, सन्यासी हैं। सन्यासी समदर्शी भाव का होना चाहिए। राजधानी लखनऊ के हुसैनगंज इलाके में कुछ लोगों पर एक युवक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया गया है। आग की लपटों में घिरे युवक को लोगों ने किसी तरह से बचाया, फिर उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक ने अस्पताल में कुछ लोगों का नाम लेकर उन पर आरोप लगाया है कि इन लोगों ने वसूली और सट्टा खेलने के विवाद में उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। तो लखनऊ में युवक को पेट्रोल डालकर जलाया गया। आपको बता दें कि फिलहाल युवक का इलाज सिविल अस्पताल में चल रहा है। तो ये भी आपको बता दें कि वसूली और सट्टा खेलने को लेकर ये विवाद छिड़ा है, जिसके बाद कुछ लोगों ने युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने की कोशिश की। हुसैनगंज थाना अंतर्गत सुदामापुरी मोहल्ले में एक युवक के आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। उसको अस्पताल सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया और उसका इलाज चल रहा है, अभी ठीक है। परिजनों से बात हुई है। परिजनों का ये कहना है कि मोहल्ले के ही लड़कों के द्वारा पहले लड़ाई झगड़ा हुई थी, उसके बाद आग लगी है। मोहल्ले वालों का भी कहना है कि ये पहले से ही पेट्रोल डाल करके आया था। इन सारे बिंदुओं पर जांच प्रचलित है। कहते हैं अरविंद, अमित, टार्जन, अंशु ने वहाँ बात हम कर रहे थे प्यार से, तो अमित पीछे से उनको पकड़े ने, अरविंद ने तेल डाला और अंशु ने अरविंद ने आग लगा दी मुझको। और सब अमित ये हर्षित दीक्षित ने सहाय दी थी सबको। चारों लोग कहने जो वो काम देख लेंगे, बाकी इनको मार डालो या कुछ करो, बाकी हम समझ लेंगे। जोर कितना पड़ा था पूरा उन लोगों की तरफ से? वो हर्षित दीक्षित। मेरा नाम है कुसुम। मेरे लड़के को कल मारा, बहुत मारा। 10 बजे रात में कहने लगे चोरी करने आए हैं, वही अमित ने मारा, अमित शंकर ने मारा, अरविंद ने मारा और टार्जन ने मारा, अंशु ने मारा। ये लोग मोहल्ले में रहते हैं, महावीरपुरी में। लखनऊ में हसनगंज थाना के अंतर्गत होर्डिंग फाड़ने को लेकर लाठियों और डंडों से नाबालिग युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। शिवनगर पार्क के पास नाबालिग युवक की जमकर पिटाई हुई। वहीं मौके पर पहुंची बीजेपी पार्षद कुमकुम रावत ने भी बिना कुछ पूछे समझे नाबालिग युवक पर लाठियां बरसाई। जानकारी के अनुसार हसनगंज के इंस्पेक्टर को इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है। तो आपको बता दें कि लखनऊ के हसनगंज थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर होर्डिंग फाड़ने के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई की गई। वही पुलिस का भी कहना है कि उनको इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि
बीजेपी पार्षद कुमकुम रावत की दबंगई इसमें देखने को मिली, क्योंकि उन्होंने भी बिना कुछ जाने युवक पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। अयोध्या जिले के थाना हैदरगंज क्षेत्र में एक अधेड़ का शव मिलने पर हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान हैदरगंज के बेंती कला गांव के तौर पर की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक बेंती कला गांव के बाहर की झाड़ी में शव पड़ा हुआ था, जो 3-4 दिन पुराना बताया जा रहा है। अभी पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि अधेड़ की हत्या की गई है या फिर किसी हादसे में इसकी मौत हुई है। सीओ बिकापुर सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और इसी के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। दिनांक 25 अप्रैल 2022 को सुबह करीब 7 बजे थाना हैदरगंज को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के ग्राम बैती कला के निकट पंडित कपूरवा एक मजरा पड़ता है, उसके बगल तालाब और बाग की झाड़ियों में एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा है। राजधानी लखनऊ में साहू हाउसिंग एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिस के सामने प्लॉट होल्डरों ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि प्लॉट धारक प्लॉट न मिलने से नाराज थे। उनका कहना है कि रजिस्ट्री के बाद भी उन्हें अभी तक कब्जा नहीं दिया गया, जबकि 1996 में करीब 700 से 800 लोगों ने बुकिंग कराई थी। ऐसे में साहू हाउसिंग अब प्लॉट और पैसा दोनों देने से मना कर रहा है। इस दौरान प्लॉट धारकों ने हजरतगंज चौराहे स्थित सड़क पर बैठकर नारेबाजी की और अपर मुख्य सचिव राजस्व को संबोधित पत्र लिखा। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते प्लॉट नहीं मिला तो डीएम और मुख्यमंत्री से भी शिकायत करेंगे। अयोध्या में प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल 2 दिन के अभियान में चेतावनी देने के बाद भी प्राइवेट अस्पतालों की ओर से बायोकेमिकल कचरा अस्पताल के आसपास ही फेंकने पर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के नाका स्थित गोमती हॉस्पिटल को चेतावनी देने के बाद भी सोमवार को जांच में मेडिकल बायो कचरा अस्पताल के आसपास ही फेंका गया, जिसके बाद नगर आयुक्त विशाल सिंह ने नाराजगी जाहिर की और अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए डीएम और सीएमओ को भी जानकारी दी। तो नगर आयुक्त विशाल सिंह ने बताया कि मेडिकल बायो कचरा समाप्त करने के लिए प्रक्रिया है, जिसका प्रक्रिया का अस्पताल के संचालक पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण गंदगी फैलती जा रही है और तरह तरह की बीमारियां भी फैलने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल अयोध्या मंडल के कमिश्नर नवदीप रनवा के निर्देश पर नगर निगम ने अस्पतालों के बायोकेमिकल कचरे को हटाने के लिए अभियान शुरू किया है। खबर लखनऊ से, जहां चिन्हट थाना क्षेत्र के मटियारी चौराहे के पास एक कार के शोरूम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बहुमंजिला इमारत के तीसरे मंजिल में बने कार सेक्शन और स्पेयर पार्ट्स में आग लगी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। तो लखनऊ के कार शोरूम में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि तीसरी मंजिल में ये कार लगी, जहां पर कार के स्पेयर पार्ट्स में ये आग लगी है। तो वहीं आपको बता दें कि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए, कुल 7 गाड़ियाँ और एक हमारी हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म इस समय मौके पर काम कर रही हैं। आज की जो सूचना है ये हमको 11:35 पर मिला है कि हेक्टर के शोरूम में फैजाबाद रोड पे है, इसके शोरूम में एक आग की सूचना 11:35 पे हमारी इंदिरा नगर कंट्रोल रूम को मिली है। फौरन वहाँ से हमारी गाड़ी और साथ ही साथ क्योंकि ये क्षेत्र गोमती नगर के क्षेत्र में आता है, गोमती नगर स्टेशन के क्षेत्र में आता है, तो दोनों जगहों से साथ में एक गाड़ी निकाली गई है। कॉलर से पता चला है कि क्योंकि आग बड़ी है, कुछ लोग फंसे हैं, तो हम लोग साइमल्टेनियसली गंज फायर स्टेशन और चौक फायर स्टेशन से भी गाड़ियों को मौके पर रवाना की है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म इस समय काम कर रही है और जो भी 4-5 लोग ऊपर फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है।
राजधानी लखनऊ में सोमवार को डीजीपी मुख्यालय में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूर्व डीजीपी बलबीर सिंह के जीवन पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन डीजीपी मुकुल गोयल ने किया। बलबीर सिंह पर लिखी गई पुस्तक का नाम अ लाइफ अनकॉमन बीएस बेदी द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर है, जिसका डॉक्टर प्रीति सिंह ने लिखी है। आपको बता दें कि बलबीर सिंह ने भारतीय पुलिस सेवा में कई चुनौतीपूर्ण दायित्वों का निर्वहन किया था। बता दें कि बलबीर सिंह 1961 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। बलबीर सिंह के जीवन पर आधारित पुस्तक में पुलिस सेवा के साथ उनके निजी जीवन से जुड़ी बातें लिखी गई हैं। कुशीनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम पंचायत सशक्तिकरण योजना में ग्राम प्रधान जयप्रकाश यादव को सम्मानित किया गया। इस दौरान जम्मू कश्मीर से पीएम नरेंद्र मोदी के लाइव संबोधन को भी लोगों ने सुना और सम्मान का श्रेय ग्राम प्रधान ने ग्रामीणों को दिया। वहीं डीडीओ और डीसी मनरेगा ने ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की सराहना की और आयोजित सम्मान समारोह में उनको डीडीओ आरएस गौतम और डीसी मनरेगा राकेश ने स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सबसे पहले मेरे ग्राम सभा की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद, जो उन्होंने स्नेह प्यार देकर मुझे दोबारा प्रधान बनाया। पहली बार मेरा इतना विकास हुआ था कि उसी को विकास को देखते हुए मेरी ग्राम सभा ने मुझे दोबारा अवसर दिया। देखिए, मनरेगा पार्क और सीसीटीवी कैमरा जूम वेब के माध्यम से हम लोग नया सिलेक्शन हुआ तो अखिल कुमार सर साहब एडीजी आजी जोन गोरखपुर जूम वेब के माध्यम से मीटिंग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि जो ग्राम सभा सीसीटीवी कैमरा लगवाएंगे उनको मैं सम्मानित करूंगा। तो सर से प्रेरणा लेकर, अखिल कुमार सर से प्रेरणा लेकर मैंने वो अपने ग्राम सभा में कैमरा लगवाया। फिलहाल के लिए अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।